Hello students, myself Dr. Seema Agrawal once again welcome to all of you in the next e-lecture on the atomic structure. Students, this is our fifth lecture on the atomic structure. इससे पहले की जो लेक्चर्स है उसमें हम पढ़ चुके हैं डी ब्रॉगली की इक्वेशन पढ़ चुके हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इससे पहले के हमने टर्म में जस्ट प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकाली थी। यहाँ पे हमने खत्म किया था डेल स्क्वायर शाई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू शाई इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट हमारी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन को एक वेव के रूप में माना था। ठीक है, उसने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन को एक वेव के रूप में माना था और डी ब्रॉगली की जो मैटर वेव्स थी एक स्टेशनरी वेव के फॉर्म में माना था और डी ब्रॉगली की जो मैटर वेव्स थी उनको मिक्स करके उसे एक इक्वेशन निकाली थी, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। और ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये सिर्फ एक प्योरली मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों तरफ जो 3 डायमेंशनल मोशन है उसको ये बताता है ना। इस इक्वेशन में देखिए ई तो था हमारी टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा, V हमारी थी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा, शाई हमारा था वेव फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। डेल स्क्वायर है हमारा लैप्लेसियन ऑपरेटर, आप सब लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं इसे इसको अच्छे से जानते हैं। m हमारा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है हमारा, एज ऑल ऑफ यू नो 9.1 इंटू 10⁻31 kg एंड h 6.26 into 10⁻34 joule second, that is Planck's constant। अब यहाँ पे हमारा जो शाई और शाई स्क्वायर आ रहा है वो क्या है ना। अब यहाँ हमारा शाई को हमने क्या कहा है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन, इसकी कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता नहीं है, ये सिंपली हमें आयाम बताता है इलेक्ट्रॉन वेव का आयाम कितना होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यदि हम इस शाई को आर के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो हमें इसमें ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सिर्फ हमें ये पता है कि ऑर्बिटल वेव फंक्शन एक पर्टिकुलर रीजन में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है ये चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करते किसी भी तरीके से कि इस इलेक्ट्रॉन या उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कितना चार्ज होगा इस डिस्टेंस पे, ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपका ऑर्बिटल वेव फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें और देखिए, ये आपका है 1s ऑर्बिटल के लिए और ये आपका 2s ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ये हमें ये इस ग्राफ से हमें ये भी पता चलता है कि जो 1s ऑर्बिटल है उसका जो वेव फंक्शन है वो पूरा उसका जो साइन होता है वो सेम होता है, हर जगह पे इसका साइन सेम है, पॉजिटिव है। लेकिन 2s ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये यहाँ पे देखिए, और नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस कम है तो पॉजिटिव है और डिस्टेंस ज्यादा है तो नेगेटिव है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता की दृष्टि से शाई या ऑर्बिटल वेव फंक्शन की जो सार्थकता है वो अस्पष्ट है, लेकिन ये जो वेव फंक्शन है तरंग फलन की जो सार्थकता है या सिग्निफिकेंस है ये हम इसके वर्ग के द्वारा समझा सकते हैं। ठीक है, तो शाई तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शाई स्क्वायर जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये शाई स्क्वायर क्या है, ये सबसे पहले हमें बताया था जर्मन भौतिक शास्त्र या फिजिसिस्ट जो थे वो मैक्स बोर्न ने बताया था कि किसी बिंदु पर तरंग फलन का जो वर्ग होता है यानी शाई स्क्वायर होता है वो वहां पर उस पर्टिकुलर बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के समानुपाती होता है। ठीक है,
तो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन दैट इज साई स्क्वायर. What is chi square? It is the measure of probability of finding the electron in a unit volume around a particular point, और इसको आप कहते हैं probability density कहते हैं. ठीक है. अब यदि हम chi square यानी probability density को यदि हम distance के अगेंस्ट यदि हम ग्राफ इसको प्लॉट करें तो हमें जो कर्व मिलता है वो हमारा कहलाता है प्रोबेबिलिटी कर्व. ठीक है, वो हमारा क्या रहता है प्रोबेबिलिटी कर्व. देखिए ये हमारा है शाई स्क्वायर. शाई स्क्वायर को हमने क्या करा है डिस्टेंस के अगेंस्ट प्लॉट किया है, तो ये हमारा कहलाएगा प्रोबेबिलिटी कर्व. क्योंकि शाई स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसको यदि हम दूरी के अगेंस्ट है ना दूरी के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो जो हमें कर्व मिलता है वो कहलाता है प्रायिकता वितरण कर्व कहलाता है. तो इन कर्व में देखिए इस कर्व में एक बात आप देखिए कि जो probability of finding the electron does not become zero even at very large distance. ठीक है, बहुत दूरी पर भी जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है जीरो नहीं होती है. तो हम क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं ऐसा कोई हम ऐसी बाउंड्री नहीं खींच सकते जहां पे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 100% प्रोबेबिलिटी हो. हम ये क्या कह सकते हैं कि हम सिर्फ उसकी संभावना ही बता सकते हैं. ठीक है, बस अब इसका क्या है इससे पहले हमने जब इससे प्रीवियस कर्व जो हमने देखे थे हमने जब शाई को डिस्टेंस इससे प्रीवियस स्लाइड में देखा था शाई को हमने जो डिस्टेंस के अगेंस्ट मल्टीप्लाई किया था लगभग वैसी ही है शाई स्क्वायर को डिस्टेंस के अगेंस्ट प्लॉट करने में. बस अंतर क्या है वहां पे हमने ये देखा था कि यहाँ प्लस साइन होता है और यहाँ प्लस और माइनस 2s में दोनों साइन हो सकते हैं. यानी शाई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. लेकिन शाई स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही है नेगेटिव इसमें नहीं है. ठीक है, तो अब हमने क्या कह सकते हैं कि जो हमने श्रोडिंगर वेव निकाली थी उसके बहुत सारे यदि हम उसके सॉल्यूशन निकालें तो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं. लेकिन सारे के सारे जो सॉल्यूशन है वो हमें मतलब नहीं माने जा सकते स्वीकार्य नहीं एक्सेप्टेबल नहीं है. सिर्फ कुछ शाई की वैल्यू ही हमें एक्सेप्टेबल होती है. तो अब कौन से ऐसी जो है क्या इनमें शर्तें होती हैं कौन सी शाई की वैल्यू एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. इसमें देखिए इसमें तो है कि एक तो क्या है सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए यानी कि x y z तीनों ही डायरेक्शन में शाई का मान पर्टिकुलर उस पर पॉइंट पे एक ही होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अलग अलग नहीं हो सकती है. ठीक है, फिर दूसरा क्या है ये कंटिन्यूस होना चाहिए. ऐसे ही कहीं पे अचानक कम हो गया फिर ज्यादा हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए. कैसा होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए चाहे कम हो या ज्यादा हो लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए. फाइनाइट होनी चाहिए मतलब क्या है बहुत दूरी पर अपन क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसे होती है जीरो हो जाती है. फिर क्या है इसका यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन अवश्य पाए जाना चाहिए. इस बिंदु की गणितीय व्याख्या के अनुसार संपूर्ण अंतराल में यानी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का योग एक होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो थे हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. अब क्या हुआ जब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई तब क्या हुआ इसके जो हमने सॉल्यूशन निकाले
इसके सॉल्यूशंस निकालने से हमें जो वेव फंक्शन आए, अब इन वेव फंक्शन की हमने क्या करा, जीमन इफेक्ट और स्पेक्ट्रम की व्याख्या एक्सप्लेनेशन तो हमने बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, ये अपन स्पेक्ट्रम में देखते हैं। लेकिन यदि हम वेव इक्वेशन को हल करें तो हमें इसके लिए 3 इंटीग्रल्स या 3 पूर्णांकों की जानकारी होना आवश्यक है, और ये कहलाती है क्वांटम नंबर। क्योंकि वेव फंक्शन या ऑर्बिटल्स जो है वो अपन आगे चल के देखते हैं कि इन्हीं क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करते हैं। क्योंकि अभी हमने कहा कि प्रत्येक तरंग फलन के अनुरूप एक ऊर्जा का मान होता है, अतः परमाणुओं में ऊर्जा स्तरों की जो स्थिति है वो इन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है, ठीक है। ये क्वांटम संख्याएं 3 होती हैं, और 3 के अतिरिक्त क्या होता है, ये 3 संख्याएं कौन कौन से होती है, जो हमें आवश्यक है किसी भी परमाणु को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और एक चौथी और होती है जिसको अपन कहते हैं स्प्रिंग क्वांटम संख्या। इसको यदि हम बता देंगे तो हम किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि चारों क्वांटम संख्याएं मिलकर क्या करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट को निर्धारित करती हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू द इलेक्ट्रॉनिक वेव motion reveals that 4 index numbers called quantum numbers are needed to define the energy and the position of each electron in an atom. इसको आप दूसरे तरीके से, एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। मान लीजिए आज आप कोई चीज कोरियर से मंगाते हैं, ठीक है, तो उस कोरियर वाले को आपकी क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। आपको वो कैसे पता करेगा कि पर्टिकुलर आप ही हो। सबसे पहले तो उसको आपके शहर का नाम पता होना चाहिए। ये शहर का नाम तो होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब उस शहर में वो आ गया, शहर में आने के बाद अब उसको आपका सिटी पता चल गई, अब आपको उसका मोहल्ला पता, उसको आपका मोहल्ला पता होना चाहिए, ठीक है। वो हो गया आपका एजीमुथाइल क्वांटम नंबर। अब मोहल्ले में भी उसको आपका क्या पता होना चाहिए, घर पता होना चाहिए। घर पता होना चाहिए, वो हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मान लीजिए घर पता चल गया, घर में भी क्या है, आपके कितने मेंबर रहते हैं, वो पर्टिकुलर मेंबर तक यदि आपको पहुंचना है तो वो हो गया आपका स्प्रिंग क्वांटम नंबर, ठीक है। तो 4 चीजों से, शहर, मोहल्ला, घर और पर्टिकुलर आप, इससे वो कोई भी आपको जो कोरियर वाला है वो कोरियर आपको दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 4 क्वांटम नंबर हैं, 4 इंटीजर्स हैं, जिससे कि अपन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बहुत अच्छी तरह पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तो होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी और मुख्य ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निर्भर करती है। This represents the major energy level or shell of the atom with which the electron is associated and also give the increasing distance from the nucleus. ठीक है, तो ये क्या है, जो मेन एनर्जी लेवल है, के शेल में है कि एल शेल में है कि एम शेल में है, किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसको उस एटम के किस शेल में इलेक्ट्रॉन है ये उसको बताता है। और साथ के साथ ये क्या बताता है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी, क्योंकि जिस शेल में होगा इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू हो सकती है। अब आप देखिए, जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, मुख्य क्वांटम संख्या जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतना ही दूर है, यानी हायर शेल में है। n इजिकल टू 1 तो k शेल, n इजिकल टू 2 तो l शेल, ठीक है। तो जितनी ज्यादा होगी तो वो हायर शेल में आएगा,
हायर शेल में आएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस से उतनी ही उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, और जब न्यूक्लियस से उसकी दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो उसका कम होता जाएगा, ये उतना ही कम मतलब स्ट्रेंथ से बंधा होगा, है ना। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन जनरल इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। एनर्जी इसकी किससे बढ़ती है, जैसे जैसे एन बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। तो आप क्या कह सकते हो, जब एन इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल को ऑक्यूपाई करेगा, और फर्स्ट शेल कौन सी होती है, के शेल होती है, ठीक है। और इस शेल की एनर्जी कैसी होगी, के शेल सबसे फर्स्ट शेल है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 2 होने पे क्या होगा, ये सेकंड शेल में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और उस सेकंड शेल को अपन क्या कहते हैं, l, ठीक है। जब 3 होगा तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, थर्ड शेल को, थर्ड शेल को अपन क्या कहते हैं, m, एंड सो ऑन, यानी ठीक है, बढ़ता जाएगा, है ना। तो n इन जनरल अपन कह सकते हैं, जो n होगा वो इस इक्वेशन से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, E इज इक्वल टू -2π² z² E4m अपॉन h स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो E तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की उस पर्टिकुलर यानी के एनर्जी लेवल में है, या के शेल में या एल शेल में, उस पर्टिकुलर शेल या लेवल में एनर्जी कितनी है, Z एटॉमिक नंबर, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर शेल में अपन कह सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं, वो बताता है इससे 2n² से, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को भी किसी पर्टिकुलर शेल में बताता है, ठीक है। दूसरा है आपका एजीमुथाइल क्वांटम नंबर, यानी कि क्या हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपका जो कोरियर वाला था उसको आपकी सिटी तो पता चल गई, लेकिन अब सिटी पता करने के बाद उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसका आपका मोहल्ला पता करना, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद अपन क्या कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उससे अपन जो ऊर्जा स्तर तो अपने को पता चल गया, लेकिन ऊर्जा स्तर के भी सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की अपन व्याख्या नहीं कर सकते या एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। तो टू अकाउंट फॉर द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, सोमरफील्ड इंट्रोड्यूस द एजीमुथाइल और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि जो मेन एनर्जी लेवल है या मुख्य ऊर्जा स्तर है विभिन्न उप स्तरों में विभाजित रहता है। सिटी है, सिटी में बहुत सारे मोहल्ले होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो मुख्य ऊर्जा स्तर है वो बहुत सारे उप स्तरों में विभाजित रहता है, और ये उप स्तर क्या कहते हैं, एजीमुथाइल या एल क्वांटम नंबर से बताए जा सकते हैं, है ना। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। और ये क्या है, ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की शेप को भी बताता है, और इसके ये किस किस चीज को बताता है कि जो ऑर्बिटल का एंगुलर इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसके कारण इसकी एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, ये उसको भी बताता है। एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोजन की एक जो मुख्य ऊर्जा स्तर होता है उसमें सभी उप स्तरों की या सब लेवल्स की एनर्जी समान होती है, लेकिन जैसे जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो इन उप स्तरों की ऊर्जा में भी या इन सब लेवल्स सब एनर्जी लेवल्स की एनर्जी में भी
अंतर आने लगता है। हालांकि अंतर बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन फिर भी होता तो है। तो किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में यदि n उप स्तर होते हैं तो प्रथम ऊर्जा स्तर तो क्या है, अविभाजित रहेगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं यदि आपका एजीमुथाइल नंबर जो है L है, दिग्दर्शी क्वांटम नंबर बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 to n-1। ये किसको बता रहा है, सब शेल को बता रहा है। ठीक है, तो यदि एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो L कितना होगा, 0 होगा। 2 है तो 0 और 1 होगा, क्योंकि n-1 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 to n-1। और जी द सब शेल corresponding to L is equal to 0, 1, 2, 3 are usually represented by the letters S, P, D, F, which are the initial letter of the word sharp, principal, diffused and fundamental। ठीक है, तो जो एक ऊर्जा स्तर है वो किसमें, सब ऊर्जा उप ऊर्जा स्तर में या सब शेल में विभाजित रहता है। सब शेल की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो सकती है, 0 to n-1। यदि n इज इक्वल टू 1 है तो उप ऊर्जा स्तर सब एनर्जी लेवल कितने होंगे, सिर्फ 0 होगा। यदि n इज इक्वल टू 2 है तो 0 और 1 होंगे। यदि n इज इक्वल टू 3 है तो n-1 कितने हो गए, 2। तो 0 से n-2 तक हो गए, 2 तक हो गए, तो 1, 2, 3। ठीक है, और इनको अपन क्या कहते हैं, यदि 0 है तो वो कहलाता है आपका s ऑर्बिटल, यदि 1 है तो कहलाएगा आपका p, 2 है तो d और 3 होगा तो f। ये है कैसे, s, p, d, f इनको यूं ही नहीं कह देते। ये क्या है, ये वर्ड्स जो है इनको कहते हैं शार्प, p से होता है प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। इनके जो इनिशियल्स है उसका अपन इसके नाम लिख दिया। ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिफाइन करने की टर्म बहुत काम आती है। ठीक है, अब यदि L जो है 4 या इससे ज्यादा हो तो अपन क्या कहते हैं कि इसका अल्फाबेटिकली करते हैं GHIN, इस तरीके से। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n द एनर्जी ऑफ p इलेक्ट्रॉन विल बी हायर देन दैट ऑफ s। क्यों, क्योंकि n में जब n इज इक्वल टू 1 है तो s क्या है, तो l कितना है, 0। और जब l इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या कहलाएगा, s ऑर्बिटल। और n इज इक्वल टू 1 है तो किस में होगा, k शेल में। और k शेल क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो एनर्जी s की p से ज्यादा होगी। ठीक है, और p की d से ज्यादा होगी, और d की f से ज्यादा होगी, और इस तरीके से होता जाएगा। या आप कह सकते हैं कि SPDF के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किस में होती है, n के बढ़ते हुए क्रम में होती है। और अब मान लीजिए आपका m है, m ऑर्बिटल है, या n इज इक्वल टू 3 है। n इज इक्वल टू 3 है यानी KLM। n इज इक्वल टू 1 है तो k शेल, n इज इक्वल टू 2 है तो l शेल, n इज इक्वल टू 3 है तो m शेल। तो m शेल के लिए आपकी n कितनी हो गई, 3। और इसके लिए l की वैल्यू कितनी होगी, n-1, 0, 1 एंड 2। 0, 1 एंड 2 में तो आप 0 तो s ऑर्बिटल हो गया, 1 p हो गया, और 2 d ऑर्बिटल के लिए हो गया। लेकिन कौन से के लिए, 3। तो 3s, 3p एंड 3d। 3 तो आएगा ही आएगा। 3 में कौन कौन से ऑर्बिटल है, s, p और d। तो नंबर ऑफ सबशेल इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू s start from 1s, p start from 2p, d start from 3d and f start from 4f। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन l प्लस 1। ठीक है, h इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, l इज इक्वल टू एजीमुथाइल क्वांटम नंबर हो गया। यानी अब यदि हम
एंगुलर मोमेंटम p के लिए निकालना चाहें तो p के लिए L इजिकल टू कितना हो गया 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई इंटू √2, तो ये आपका आ जाएगा 1.49 इंटू 10⁻⁻27। तो ये जो एस पी डी सब एनर्जी लेवल या उप ऊर्जा स्तर है, इनको अपन क्या कह देते हैं, ऑर्बिटल भी कहते हैं। अब यदि अपन देखें, पहले अपन पढ़ते थे ऑर्बिट और दूसरे में अपन पढ़ रहे हैं अब ऑर्बिटल। तो आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले अपन यदि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में भी डिफरेंस यहाँ पे देखते चले क्या होता है। ऑर्बिट तो क्या है, एक काल्पनिक पाथ है किसका, कि ये किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनके लिए एक काल्पनिक जो पाथ होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और नई जो थ्योरी है वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, इट इज द रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी स्पेस में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जहां सबसे ज्यादा होती है वो कहलाता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट, जिसको बोर थ्योरी में अपन ऑर्बिट कह रहे थे, अब वेव मैकेनिक्स में अपन इसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है। काल्पनिक पाथ था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें तो क्या है, ये तो अपना कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक और एजीमुथाइल क्वांटम नंबर, दोनों से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑर्बिटल में कितनी हो सकती है, 2n² हो सकती है। और इसमें अपन आगे चल के पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। और ये ऑर्बिट या शेल तो जो है सबसे बड़ी यूनिट होती है, सब शेल जो है वो छोटी यूनिट होती है, ठीक है। और सब शेल जो है वो उसमें ऑर्बिटल से बनी हुई होती है, इससे ऑर्बिटल जो है वो सबसे छोटी यूनिट होती है। तो ये है हमारा ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। तो बच्चों ये तो हमारे थे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल और एजीमुथाइल। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो रिमेनिंग 2 क्वांटम नंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।